हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजयरथ क्लासेस में। जैसे कि आप देख चुके हैं, पिछली हम 2 क्लास कर चुके हैं। आज हम क्लास नंबर 3 को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है बच्चों, तो चलिए ज़्यादा देर ना शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ये क्लास इतिहास की कम से कम क्लास नंबर 3 होने वाली है, और इसके अंदर पहला पॉइंट देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंदर हम पढ़ने वाले क्या हैं। तो इतिहास का विभाजन जो है प्रागैतिहास, आदि इतिहास, ये 3 भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि इतिहास को जो है प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रागैतिहास, फिर है आगैतिहास और तीसरा है इतिहास। इन 3 भागों में जो है प्रागैतिहास को बांटा गया है। इसमें अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्गत नहीं है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। मतलब कि जिस समय लिखित रूप में किसी भी घटनाओं के बारे में नहीं जानकारी मिलती है मनुष्य को, तो उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। आगैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते। मतलब कि आगैतिहासिक काल जो सेकंड नंबर बांटा गया है, आगैतिहासिक काल उस समय को कहते हैं जिस समय लेखन के प्रचलन के बाद भी इनकी लिखना तो शुरू हो चुका था, लेकिन उसके बाद उसे पढ़ा नहीं जा सका, तो उसे आगैतिहासिक काल में बांटा गया। और तीसरा पॉइंट हमारा होने वाला है, मानव विकास ने उस काल को इतिहास कहा जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। मतलब कि मानव ने उस समय को जो है इतिहास कहा जिस समय लिखित रूप का विवरण मिलता है। ठीक है बच्चों, तो अगले पॉइंट में देखते हैं। ज्ञानी मानव यानी कि होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ था। मतलब कि चौथे पॉइंट में लिखा हुआ है, ज्ञानी मानव यानी कि मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति। होमोसेपियंस मतलब मनुष्य के अंदर सोचने समझने की शक्ति जो आ गई थी ना, उसको होमोसेपियंस कहा जाता है। और जिस समय वह धरती पर प्रवेश कर चुके थे, लगभग 30 से 40 हज़ार वर्ष पूर्व पहले की है बात है। चलिए बच्चों, अगले पॉइंट में देखते हैं क्या लिखा हुआ। अगले पॉइंट में लिखा हुआ है, पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन के लिए साधन था। मतलब कि इसमें पूरा पाषाण काल के अंदर लिखा हुआ है पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल। इस समय मानव ने शिकार करना शुरू कर दिया था, तो शिकार करने वाले समय को नव पाषाण या पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल कहा जाता है। जो मनुष्य ने अपने मनोरंजन के लिए और ज़रूरत के लिए भी जो है इसको शिकार करना शुरू कर दिया जानवरों का। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। यानी कि मनुष्य ने जो आग जलानी सीखी थी वो पूरा पाषाण काल में ही सीखी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आग जलानी किस काल में शुरू हुई थी, तो वो हुई थी नवपाषाण काल में। अब पहिए का आविष्कार, आग का और पहिए का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ था। ये जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है एग्जाम के जरिए से। मनुष्य ने स्थायी जीवन की प्रवृत्ति वह नवपाषाण काल में हुई है तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। यानी कि मनुष्य ने जो है स्थायी रूप से प्रवृत्ति जो हुई है उसकी जो ज्ञान की प्राप्ति यानी कि समझदारी जो उसके अंदर आई है वो नवपाषाण काल में आई थी। यानी कि आग और उसे पहिए का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ था, तथा इसमें ही उसने कुत्ते पालने भी शुरू कर दिए थे। यानी कि मनुष्य ने नवपाषाण काल में ही कुत्तों को पालना शुरू कर दिया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम ताम्र धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था, इनकी प्राप्ति तथा अपीपकम था। यानी कि मनुष्य ने सबसे पहले जो धातु प्राप्त की थी, सबसे पहले वो तांबा प्राप्त की थी, और उसने सबसे पहले औजार जो बनाया था कुल्हाड़ी, उसने जो है औजार बनाई थी। अगले लाइन में देखते हैं क्या लिखा हुआ। कृषि का आविष्कार वह नवपाषाण काल में हुआ। यानी कि कृषि जो करनी शुरू कर दी थी, खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी थी, और नवपाषाण काल में जो है मनुष्य ने शुरू कर दी थी। प्रागैतिहासिक उत्तान स्थल मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान में अवस्थित है। यानी कि जो किसानी के जो साक्ष्य मिले हैं वो बलूचिस्तान में स्थित हैं, जो कि मेहरगढ़ में स्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहले प्राचीन फसल कौन सी थी। यानी कि कृषि के लिए सबसे पहले जो फसल उगाई गई थी, सबसे पहले कौन सी उगाई गई थी। कृषि के लिए सबसे पहले फसल जो उगाई गई थी इसे पक्की फसल कहते हो। गेहूं की फसल जो है उगाई गई थी। अब जो भी थे, जौ और गेहूं जो है सबसे पहले ये फसल जो है मनुष्य द्वारा उगाई गई थी। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो सबसे पहले प्रयुक्त में लाया गया वो लाए गए चावल।
तो बच्चों ठीक है, इस लाइन में ये वाली चीज़ होने वाली है। अगले पॉइंट में देखते क्या होता है। अगले पॉइंट में लिखा हुआ कृषि का प्रथम उदाहरण। कृषि का सबसे पहला उदाहरण जो मेहरगढ़ से प्राप्त है, यानी किसी के जो औजार वगैरह हैं, यानी कि साक्ष्य जो मिले हैं वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से, यानी कि कोल्डी हवा जो शब्द है वो चावल के साक्ष्य से हमें प्राप्त हुआ है। चलिए बच्चों नेक्स्ट लाइन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। भारत में पूर्व प्रस्तुत युग के अधिकांश औजार स्टफ पत्थर के बने थे, यानी कि सबसे पहले भारत में पूर्व स्तर जो युग अधिकांश जो औजार युक्त हुए थे वो पत्थर के बने हुए थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति ने जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी, यानी कि 1863 में भारत में सबसे पहले रॉबर्ट फुट के द्वारा ही पूरा पाषाण काल समय में औजारों की खोज की गई थी। पल्लावरम नामक स्थान पर एक प्रथम भारतीय पूर्व पाषाण काल कलाकृति की खोज हुई थी, यानी सर्वप्रथम भारतीय पूर्व पाषाण कलाकृति खोज पल्लावरम नामक स्थान पर हुई थी। अगले लाइन देखा, अगले लाइन में हमारा भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई थी, यानी कि भारत में मध्य पाषाण की जो काल की जो वो हुई थी ना जानकारी, वो जो है पूरा पाषाण काल में हुई थी। जब C.L. क्लाइड ने विध्यान क्षेत्र में लघु पाषाणरोपण खोज पर निकले थे, यानी कि जो एक C.L. क्लाइड थे वो विध्यांचल के क्षेत्र में जो है लघु पाषाण को पाकरण करने निकले थे। भारत में मानव अस्थिपंजर तथा मध्य पाषाण काल में ही सर्वप्रथम प्राप्त किए गए थे, इनकी जो मानव के जो कंकाल तंत्रियां थी, लकड़ियां वगैरह थी, उनकी वो हड्डियां वगैरह थी, उनकी जो प्राप्ति हुई थी पूरा पाषाण काल में ही सर्वप्रथम प्राप्त हो गई थी। अगले लाइन में लिखी हुई है हमारे, भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रथम ईसा पूर्व 4000 से लगभग हुआ है। इनकी भारत में जो नवपाषाण काल का सभ्यता का प्रारंभ हुआ है ना, वो 4000 ईसा पूर्व में हुआ था। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। चलो बच्चों शुरू करते हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसे सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता था, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। इनकी भारत का सबसे पहले जो प्राचीन नगर था ना उस समय मोहनजोदड़ो था, जिसे सिंधी भाषा में जो सिंध के लोग थे इनकी भाषा में इसे मृतकों का टीला कहते हैं। असम का श्वेतभूम गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपी था, यानी कि मानव का कृपी जो पाया गया था वो श्वेत भिगन था जो भारत में पाया गया था। अगले पॉइंट में देखते क्या होता है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध जैव संस्कृति से था, यानी कि ताम जो जिसमें तांबे की चीजें मिलती थी ना, इनाम एक गाँव था उस टाइम पे, इनाम गांव था, उसमें ताम्रपाषाण काल की युग की एक बड़ी बस्ती थी। अगले पॉइंट में देखते क्या होता है। अगले पॉइंट में भारत में शिवालिक की पहाड़ियों से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है, यानी कि भारत में शिवालिक जगह है वहाँ पर जीवाश्म की जो पदार्थ हैं वो मिले हैं। अगले लाइन में देखते हैं भीमबेटका जो कि गुफा पूरा पाषाण आवासीय पूरा स्थल है, यानी कि भीमबेटका जो है गुफा है जहाँ पर पूरा पाषाण कालीय आवासीय की योजना मिली है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलश्रायों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रणों को पूरा पाषाण काल के मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ठीक है बच्चों, ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के परिचम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसराय जिले में स्थित है। अच्छा जी, जो ये खोज करा जो शैल चित्र वगैरह है, ये जो पूरा पाषाण काल में हमें मिली थी, जो कि भारत के उपमहाद्वीप जिले में है, ये जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज जो की गई थी सन 1957 से 58 के बीच में डॉक्टर श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित कर दिया, यानी कि जो भोपाल की जो मंडल की धरोहर है उसने 1990 में राष्ट्रीय जगह घोषित कर दिया और 2003 में से यूनेस्को के द्वारा इंटरनेशनल लेवल द्वारा इसे धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है, यानी कि जो मानव में निर्मित है, जो मानव में संबंधी जो सबसे पहला निर्माण है वो नर्मदा घाटी में मिलता है।
नोट देखते हैं अगले लाइन में, नोट में क्या लिखा हुआ। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम तथा वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेद किया था, यानी कि। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट हेडिंग, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बारे में जानते हैं क्या होता है। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विशेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है, यानी कि जो सिंधु सभ्यता थी पहले तो त्रिभुजाकार है, और जो कि C14 कार्बन जैसी विश्लेषण पद्धति के अंदर जो है इसको रखा गया है। किसको? सिंधु सभ्यता को रखा गया है। तिथि निर्धारण की कार्बन C14 की खोज अमेरिका के जो प्रसिद्ध रसायन थे ना, V.S. विलीवी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन C14 की जितनी ही मात्रा कम रहती है उतना ही प्राचीन माना जाता है, यानी कि जिस भी पद्धति में C14 का नाम जुड़ जाता है वह उतना ही प्राचीन मानी जाती है। ठीक है बच्चों, तो आगे पढ़ते हैं, देखते हैं अगले पॉइंट में क्या लिखा हुआ। अगले पॉइंट में लिखा हुआ है सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, यानी कि सिंधु सभ्यता की जो खोज है ना, वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम राय बहादुर दयाराम साहनी था, जिन्होंने 1921 में की थी। अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं सिंधु सभ्यता के आगे ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ व भूमध्य सागर के थे, यानी कि अगले लाइन में लिखा हुआ है कि सिंधु सभ्यता को आगे ऐतिहासिक काल के अंदर रखा गया है। ठीक है, इस सभ्यता के मुख्य जो निवासी थे ना, दो तरीके थे, एक द्रविड़ निवासी थे, एक भूमध्य सागर के निवासी थे। अगला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे, जिन्होंने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता का नाम एक अन्य उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विश्लेषण घोषणा की थी, यानी कि इनके द्वारा सिंधु सभ्यता घाटी की जो खोज की गई थी, और इनको जो नगरीय सभ्यता बताया गया था। अगले पॉइंट में पढ़ने वाले सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दासक नदी के किनारे स्थित सूतकंगडोर जो कि बलूचिस्तान के अंदर स्थित है। पूर्वी पूरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिसका कुछ एरिया जिला मेरठ और उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तरी पूर्वांचल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा जम्मू कश्मीर व दक्षिण में जो पूरा स्थल है ना, गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जो कि जिला अहमदाबाद और महाराष्ट्र में स्थित है। इसका कुछ एरिया, मतलब कि सिंधु सभ्यता का जो एरिया है वो चारों तरफ बटा हुआ है। पहला है बलूचिस्तान की तरफ, दूसरा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, तीसरा है हमारा जम्मू कश्मीर, और चौथा हमारा जिला अहमदाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला पॉइंट में पढ़ने वाले हैं सिंधु सभ्यता का सेंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सेंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अथवा वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ठीक है बच्चों, जिसमें अब हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन सी जो है दी गई है। सबसे पहले पढ़ने वाला हमारा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वाड़ीवाला, राखीगढ़ी, धोलावीरा और कालीबंगान। नोट में देखते हैं क्या लिखा हुआ। धोलावीरा भारत में सिंधु सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है, यानी कि इन सब में जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण धोलावीरा है जिसपे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जगह को घोषित किया गया है। अगले पॉइंट में देखते हैं क्या लिखा। अगले पॉइंट में लिखा हुआ स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा सभ्यता के जो संस्कृति के जो पार्ट हैं वो गुजरात में खोजे गए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी जो कि झज्जर नदी के किनारे है, जो हरियाणा के हिसार जिले से होकर इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने की थी। ठीक है बच्चों, मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी राखीगढ़ी जो झज्जर नदी के किनारे है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, आगे पॉइंट पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है। लोथल व सूतकोतला सिंधु सभ्यता का बंदरगाह थी। जूते हुए खेल और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त इस नगर संभव सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। इसे मध्य स्थित स्नान कुंड जो कि 11.18 मीटर लंबा था और 7.1 मीटर चौड़ा था और 2.40 मीटर जो गहरा था। इनका जो मतलब कि मोहनजोदड़ो जगह थी वहाँ पर नहाने का जो स्थान था, उनकी लंबाई चौड़ाई और गहराई की जो मापन क्रिया दी गई है। अग्निकुंड लोथल व कालीबंगन से प्राप्त है, यानी कि अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो के अंदर।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर तीन मुख वाले पशुपति नाथ भी मौजूद थे, जिसकी मूर्ति मिली है। इसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मतलब मोहनजोदड़ो के अंदर एक सील मिली थी, यानी कि एक पत्थर टाइप का मिला था, उसके ऊपर इन चारों देवताओं को जो है चित्रित किया गया था, यानी कि वहाँ पर भगवान को वो जानते थे। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयकर मोहर में स्त्री के गर्भ में निकलता पैदा दिखाई दिया गया है। ऐसा चित्रण उन्होंने बनाया था मोहनजोदड़ो, जो स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। मानव बनने के कारखाने लोथल व चंदोड़ों से मिले हैं, यानी कि मनके यानी कि जो पानी भरने के बटके वगैरह हुआ करते थे ना, वो बनाने के जो लोथल व चंदोड़ों से प्राप्त है कि ये लोग पानी का इंतजाम भी किया करते थे। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी कि उल्टे से सीधी की तरफ चलते हैं, पीछे से आगे की तरफ चलते हैं। जबकि अभिलेख से एक अधिक पंक्तियों का होता है, जो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। नोट में देखते हैं, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। जो लेखन की सबसे पहली सभ्यता थी वो सुमेरिया की सभ्यता थी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों या घरों के विन्यास के लिए ग्रीड पद्धति अपनाई थी, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने अपने घरों और नगरों के लिए विन्यास के लिए ग्रीड पद्धति, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ग्रीड पद्धति की जो है इन्होंने अपनी पद्धति अपनाई थी। घर के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, यानी कि ये पॉइंट बन जाता है कि जो घरों के दरवाजे थे, खिड़कियां थी, वो तो पीछे की ओर खुलते थे, और जो लोथल जो जगह है, इसके दरवाजे मुख्य हमेशा सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ थी। सेंधव वासी मिठास के लिए क्या प्रयोग करते थे? मिठास के लिए शहद का प्रयोग किया करते थे, जो सेंधव के वासी थे। मिट्टी से बने हाल का साक्ष्य बनमाली से मिला है, यानी कि मिट्टी से पहला जो साक्ष्य बना हुआ मिला है वो बनमाली से मिला है। रंगपुर व लोथल के चावल में दाने मिले हैं। जो रंगपुर जगह थी और जो लोथल जगह थी वहाँ से चावल के जो साक्ष्य मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं, यानी लोथल को हम कह सकते हैं यहाँ से चावलों की प्राप्ति हुई है, कि इन्होंने चावलों की भी खेती की थी। सुरकोददा, कालीबंगन, लोथल से सेंधववासी घोड़े की अस्थि पंजर मिले हैं, यानी कि सुकोटदा, कालीबंगन और लोथल, जहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर, हड्डियाँ वगैरह मिली हैं, कि घोड़े ये उस टाइम पर पालते थे। अगला पॉइंट हमारा तोल की इकाई जो सभ्यता थी, जो तोल की मापन थी वो 16 के अनुपात में थी। उस टाइम पर ये लोग जो है 16 के अनुपात में चीज़ों को मापा करते थे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। सेंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों व 4 पहिए वाली बैलगाड़ी भैंसे का प्रयोग करते थे, यानी कि इन लोगों ने यहाँ पर जो सेंधव वासियों ने गाड़ी के पहियों का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया था। अगला पॉइंट है, मेसोपोटामिया ने अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही माना है, यानी कि मेलुहा एक शब्द था जो कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु सभ्यता से ही प्राप्त हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि संभव हड़प्पा संस्कृति का शासनिक वर्णित वर्गों के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पिग्गट जो थे उन्होंने जो है मोहनजोदड़ो को जो है जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरकता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। मतलब सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ना, वो धरती को उर्वरकता यानी कि अनाज उगाने की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। कौन? सिंधु सभ्यता के लोग। पूजा वृक्षा पर शिव के लिए प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिले, यानी कि वृक्ष की पूजा और शिव की पूजा का जो साक्ष्य मिला है ना, वो सिंधु सभ्यता से ही मिला है। ठीक है बच्चों, तो आगे ये भी देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता में विदेशी व्यापार यानी कि आयातित वस्तुएं, तांबा जो है प्रदेश खेतीहड़ी जो बलूचिस्तान ओमान से मिली है। चांदी की अफगानिस्तान और ईरान से खेती करते थे। सोने की कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से करते थे। और टीन की जो है अफगानिस्तान और ईरान से करते थे। गोमेद जो सौराष्ट्र से करते थे। लाजवर्त जो कि मेसोपोटामिया से, और शीशे का जो आविष्कार करते थे, लेन देन करते थे, व्यापार वो ईरान से करते थे। अगले पढ़ते हैं कि स्वतिश चिन्ह संभव हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुपात लगाया गया है। सिंधु सभ्यता के नगरों
के मंदिर भी अवशेष नहीं मिले हैं। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में माता देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लिए लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। यानी कि इस समय जो कुबड़ा वाला सांड हुआ करता था पशुओं के मामले में, उनके लिए देवता कम समान होता था, इसे वह उसे पूजते थे। स्त्रीय त्रिमूर्तियाँ मिट्टी की मूर्तियाँ आने अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सेंधव समाज मात्र सत्तात्मक हो गया। सेंधववासी सूती व ऊनी कपड़ों का प्रयोग किया करते थे। जो सेंधव के वासी थे, मनोरंजन के लिए सेंधवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों का आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासना खेलना साधनों का प्रयोग किया करते थे अपने मनोरंजन के लिए। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, यानी कि उनको तलवार के बारे में नहीं पता था। कालीबंगन एक मात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहते भी किले में घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। ठीक है, यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों ने खेत जोतने के लिए अग्नि पूजन की प्रथा में प्रमाण मिले हैं। यानी कि कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से हड़प्पा स्तरों खेतों में पाए जाने के लिए अग्नि पूजा की व्यवस्था मिली है। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रथा स्पर्धा व वैश्विकता सभ्यता के प्रचलित थी। शवों को जलाने व गाड़ने की यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं। हड़प्पा के शवों को दफनाने तथा मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। देख सकते हैं बच्चों, दो प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था की गई थी। हड़प्पा में जो शवों को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में जो है शवों को जो जलाया जाता था। लोथल व कालीबंगन में युगम समाधियाँ मिली हैं अभी भी। सेंधव सभ्यता के विनाश का संभव सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। यहाँ पर बाढ़ की वजह से जो है यहाँ पर लोगों का विनाश हो गया। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोट कहा जाता था। यानी कि आग से जो पका करके मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उस मिट्टी को टेराकोट कहा जाता था। तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। सेंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी खननकर्ता यानी वर्तमान स्थिति, यानी कि कौन सी सन में किस नदी के किनारे क्या है और किसके द्वारा यह चीज़ें जो है खोजी गई थी। चलिए बच्चों देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी किनारे है और जो कि स्थिति जो है वर्तमान में कहाँ पर है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाला जिला है। और इसके जो खोजकर्ता हैं दयाराम साहनी जिन्होंने 1921 में की थी, और मधोरूप वक्त थे जिन्होंने 1926 में खोज कर दी थी इसकी, और वही 1946 में इसकी खोज की थी। सबसे पहले दयाराम साहनी ने इसकी जो है खोज की थी, किसकी, हड़प्पा सभ्यता की। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के तट पर है, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला में अभी स्थित है, इसके किनारे। राखलदार बनर्जी के द्वारा 1922 में इसकी खोज की गई थी। इसके बाद जिन्होंने मैके ने 1927 में और वही ने 1930 में इसकी खोज की थी। चंदुतड़ो सिंधु सभ्यता के किनारे स्थित है ये, और सिंध प्रांत जो कि पाकिस्तान का है, जिसमें नवाब शाह जिला एक है, जिला के किनारे है। मैके ने 1925 में इसकी खोज की थी। ANG मजूमदार ने 1931 में इसकी खोज की थी। चौथे में नंबर पर आया था कालीबंगन जो कि घग्गर नदी के किनारे है, और ये कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है जगह पर, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, ये वहाँ पर स्थित है। और इसके जो खोजकर्ता हैं वो अमनदास घोष है, 1951 इसकी खोज की थी। और BV लाल VK थापर 1961 में इन्होंने खोज की थी इसकी। कोडजीरी जो कि सिंधु नदी के किनारे है, और यह जगह सिंध प्रांत का खेरपुर स्थित है। और फजल अहमद ने 1953 में इसकी खोज की थी। छठे नंबर पर आ जाता है रंगपुर जो कि मादा नदी किनारे है, और गुजरात का काठियावाड़ जिला के स्थित है ये, जो कि रंगपुर नदी किनारे है। रागन्नाथ दास राव ने 1953 से 1954 में इसकी खोज की थी। रोपड़ जो कि सतलज नदी किनारे स्थित है, पंजाब का रोपड़ जिला स्थित है। यशदत्त शर्मा ने 1953 से 56 के बीच में इसकी खोज की थी। फिर है लोथल की खोज भोगवा नदी किनारे स्थित है, और गुजरात का अहमदाबाद जिला है ये, जहाँ पर जो है रंगनाथ राव द्वारा 1954 में इसकी खोज की गई थी। आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी किनारे स्थित है, और जो कि उत्तर प्रदेश और मेरठ के ज़िले में जो है बहती है, और यगदत्त के द्वारा 1958 में इसकी खोज की थी। सूत कंगडोर जो कि दासक है नदी किनारे है, पाकिस्तान के मकरान के समुद्र तट के किनारे स्थित है। और औरेल स्टाइल जो 1927 में इसकी खोज की थी। बनमाली जो कि रंगोई स्थित नदी किनारे स्थित है, हरियाणा का हिसार जिले में यह बहती है। और रविंद्र सिंह बिस्ट्रेट के 1947
1974 में इसकी खोज की थी। और धोलावीरा जो कि लूनी नदी किनारे है और जो कि गुजरात के कच्छ जिला यानी कि खादिर द्वीप पर स्थित है, जेपी जोशी द्वारा 1967 से 1968 के बीच इसकी खोज की गई। और रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1990 से 1921 के बीच इसकी खोज की गई। और फिर है हमारा सोतकहा यानी कि सादिकोर एक नदी है और जो कि दक्षिण में बलूचिस्तान में बहती है। और इसके खोजकर्ता जो थे जॉर्ज डेल्ट थे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले दिन।